नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कांग्रेस पार्टी की 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करारी और साथ ही अपमानजनक हार के बाद किसी भी पार्टी का जो काडर है, जो हौसला है, उस काडर का उसके नेताओं को पूरी तरह से टूट सकता है। और इसी के मद्देनज़र ऐसा लग रहा है कि 2024 के लिए एक नई ऊर्जा भरने के लिए राहुल गांधी फिर से उन्होंने कमर कस ली है, फिर से मैदान में आ गए हैं। क्या इसके अलावा कोई और विकल्प भी है? फिर से मैदान में आए हैं वो भारत जोड़ो यात्रा के साथ, भारत जोड़ो यात्रा 2। मैं नहीं जानती कि क्या इस भारत जोड़ो द्वितीय यात्रा को दोबारा इस नाम से पुकारा जाएगा या किसी और नाम से। अभी इसकी जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं उस पर अभी चर्चा हो रही है, लेकिन एक विचार के तौर पर राहुल गांधी फिर से अब भारत भ्रमण पर निकलेंगे। ये एक तरह का चुनावी कैंपेन भी कहा जा सकता है। इसकी शक्ल सूरत अलग होगी। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, उनकी पार्टी क्या कर रही है। 2024 के लिए आरएसएस कौन सा कैंपेन चला रही है, नरेंद्र मोदी 3 के लिए क्या भारत जोड़ो यात्रा 2 काफ़ी होगी। यहाँ पर सवाल यह है, क्योंकि विपक्ष का और ख़ासकर मैं कहती हूँ कि जो मीडिया है हमारी, उसका एक बड़ा हिस्सा बिल्कुल आपको ये नहीं बताएगा कि विपक्ष की स्ट्रेटजी क्या है। तो चुनावी कैंपेन में जो भाजपा है, उसके चुनावी कैंपेन में आपको मीडिया शामिल मिलेगी, आपको आईटी, सीबीआई, इसके अलावा तमाम तरह की जो सरकारी एजेंसियां हैं वो सब मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। इसके साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी, यानी कि खुफिया तरीके से जो बड़ी कंपनियां फंड देती हैं, वो सबसे ज़्यादा फंड भाजपा को मिला है। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उसके पास क्या है? उसके पास तरीका यही है कि इस हार को एक कड़वा घूंट समझकर पी जाए और फिर से मैदान में उतरे। मैं कहूँगी कि कम से कम देखा जाए 2 बड़े नई योजनाओं की शुरुआत हुई है। पिछले 24 घंटे में इसका अनाउंसमेंट हुआ है और उससे अंदाज़ा होता है कि कमर कस रही है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और फिर से मैदानी जंग में उतरने के लिए तैयार हैं। पहले मैंने आपको बताया कि भारत जोड़ो यात्रा और दूसरा है डोनेट फॉर देश, यानी कि अब कांग्रेस पार्टी के लिए आप फंड दे सकते हैं एक आम व्यक्ति के तौर पर। इसकी अलग जो पूरी तमाम डिटेल्स हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। पहले भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उम्मीद ये कर रहे हैं राहुल गांधी और उनकी पार्टी कि जिस तरह से उनको जिस बात के जो चुनावी जानकार हैं, राजनीतिक टिप्पणीकार हैं और मेरे जैसे लोग भी, जो पत्रकार जिन्होंने सफ़र किया राहुल गांधी के साथ अलग अलग जगहों पर, देखा जाके कि भारत जोड़ो यात्रा का असर क्या हुआ। जब आखिर में उनकी यात्रा ख़त्म हो रही थी, आपने देखा कश्मीर से मैंने रिपोर्ट्स फाइल की और मैं कह सकती हूँ कि आम जनमानस में इसका भारी असर पड़ा था। लेकिन चुनावी नतीजे के तौर पर हमने देखा कर्नाटक और साथ साथ तेलंगाना, ये दोनों राज्य इस बात के पूरे तरीके से गवाह हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का असर, एक मैं कहूँगी एक पॉजिटिव तरीके से ये असर आम जनता के ऊपर पड़ा और उनको चुनावी जीत की तरफ आगे ले जाने में मदद हुई। यहाँ मैं ये नहीं कहना चाहती कि सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने दोनों चुनाव जितवा दिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ज़रूर एक मदद ज़रूर पहुँचाई। तो राहुल गांधी इस बार जो यात्रा हो रही है, इसकी पूरा खाका तो हमारे पास आएगा, लेकिन इससे पहले ये भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ ऐसा नहीं है कि 25 किलोमीटर दूर जो है रोज़ चला करेंगे राहुल गांधी, वो पैदल चलेंगे, ऐसा भी नहीं है। माना जा रहा है कि अलग अलग जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी कभी बस के ज़रिए तो कभी कार के ज़रिए तो कभी पैदल, अलग अलग तरीके से लोगों से जाके जनसंपर्क करेंगे। मेरी समझ ये कहती है कि मीडिया के पूरे धड़े ने, मैं कहूँगी कि देश की 95% मीडिया ने जिस तरह से पूरे विपक्ष को बॉयकॉट किया है और राहुल गांधी को एक विलन की तरह, एक खलनायक की तरह पेश किया है। एक खलनायक इसलिए ज़रूरी है कि दूसरा महानायक नरेंद्र मोदी बनाया जा सके। तो एक तरफ महानायक नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ खलनायक राहुल गांधी। इस मीडिया से लड़ने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उसका जो पूरा प्रोपेगेंडा है, उसको उसमें एक तरह से मैं कहूँगी कि सुई लगा के उसको पंक्चर किया जाए सीधे तरीके से। उसके लिए भी राहुल गांधी यहाँ आगे मैदान में आए। इसको लेकर भी काफ़ी आलोचना हो रही है कि क्या राहुल गांधी फिर से इस पूरे कैंपेन का हिस्सा, चेहरा खुद को बनाना चाहते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के साथ तारतम्य अपना कैसे बिठाएगी जब अगर भारत जोड़ो यात्रा के लिए आगे जाएंगे? लेकिन पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा का जो पहला अध्याय था, उसमें सीधे तौर पर भारत को जोड़ना, या जैसे मैं कहती रही हूँ कि एंटी कम्युनल यात्रा थी, यानी सांप्रदायिकता के विरोध में राहुल गांधी की ये भारत को और भारतीयों को एक साथ लाने की कोशिश, एक सिंगुलर मैसेज अगर देखें इसका, अगर एकाकी मैसेज था, एकाकी संदेश था, तो वो यही था। लेकिन इस बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो बेरोजगारी और साथ साथ महंगाई को निशाना बनाना चाहते हैं।
अब सबसे पहले सुन लीजिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, फिर लौटते हैं। पार्लियामेंट सुरक्षा ब्रीच पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सुरक्षा ब्रीच हुई है, हाँ। वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। धन्यवाद। अभी हाल ही की बात है, आपने देखा कि संसद भवन पर में घुसपैठिए आ गए और गंभीर तरीके से मैं कहूँगी कि वहाँ की सुरक्षा को चुनौती दी, सेंध लगा दिया। जो पार्लियामेंट की सुरक्षा है और नई संसद बनी है उसकी सुरक्षा में, और लेकिन उनके जो नारे थे उनको सीधे तौर पे आप सुन सकते थे, तानाशाही नहीं चलेगी। संसद के अंदर ये नारेबाजी हुई, संसद के बाहर नारेबाजी ये हुई कि महंगाई है, बेरोजगारी है, और किस तरह से परेशान हैं वो। जो महिला पकड़ी गई उसने कहा कि मैं बेरोजगार हूँ, और कितने किसान और मजदूर इस तरह के लोग हैं। अगर उनकी बात पे यकीन किया जाए, फेस वैल्यू पे इस बात को लिया जाए, इसको साथ में नज़र में रखते हुए कि संसद में किसी भी तरह की घुसपैठ, किसी भी तरह की सेंध संसद की सुरक्षा में एक गंभीर मामला है, लेकिन अगर इस संदेश को समझा जाए तो साफ तौर पे पता चलता है कि बेरोजगारी और महंगाई को लेकर कितनी कमर टूट रही है आम आदमी की। तो इसीलिए राहुल गांधी अब इसको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, इस पूरे विचार को कि महंगाई, बेरोजगारी पर वो भारत के लोगों को जगाने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखें तीनों चुनाव नतीजे राज्यों के, अगर तेलंगाना को एक तरफ थोड़ी देर के लिए रख दें तो आप देखते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, खासकर मैं मध्य प्रदेश का जिक्र करना चाहती हूँ। पहले भी मैं इस बात को कह चुकी हूँ कि सीधे तौर पर भारत में अब रोटी, कपड़ा, मकान को न लेकर पूरे तरीके से इमोशनल वोटिंग, यानी कि हिंदुत्व के मुद्दे पर हिंदू धर्म को आगे रखकर, उसका परचम आगे रख के कि देखिए आप अंदर, आपके अंदर भारतीय को नहीं, एक नागरिक को नहीं, एक इंसान को नहीं, एक हिंदू को जगाना है। वो भी बिल्कुल झूठी तरह के क्लेम, दावे, इरादे करके। और ऐसा लगता है कि जनता का एक धड़ा ऐसा है, एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो कम से कम उस वादे इरादे में यकीन कर रहा है, हर एक तरह की इमोशनल वोटिंग कर रहा है। तो राहुल गांधी क्या इस पक्ष को बनाना चाहते हैं अपना टारगेट, इस धड़े को, जो ये नहीं समझ पा रहा है कि उसकी जो जिम्मेदारी है, उसकी जो ज़रूरतें हैं, सरकार और जनता के बीच जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो ये है कि जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं वो उसका काम है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए उनको हल करना। लेकिन यहाँ पर एक धर्म के बड़े अलमदार बन कर के देखिए हम राम मंदिर बनवा रहे हैं, देखिए हमने आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा दिया, देखिए हमने CA जैसा हम कानून ले आए। यानी कि जो पूरा आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है BJP RSS का, उसको आगे रखकर आम लोगों की ज़िंदगी में उनकी जो रोज़मर्रा की परेशानियां हैं उससे चुनावी प्रक्रिया को उन्होंने डिटैच कर दिया, अलग कर दिया है दोनों को। कि आपकी परेशानियां एक तरफ, वो भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि आपका बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, आपको खाना नहीं मिल पा रहा, रोज़गार नहीं है, आप परेशान हैं। आप ये भी मत सोचिए कि अगले 5 साल में, 10 साल में क्या होगा। लेकिन देखिए राम मंदिर तो बन रहा है, लेकिन देखिए आर्टिकल 370 तो कश्मीर से हट गया। लेकिन आप देखिए हमने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो मुसलमान आ सकते थे यहाँ पर, उनको तो हमने रोक लिया है। देखिए हम मुसलमानों के घरों पे बुलडोज़र चला रहे हैं, उन्हें हम जेल भेज रहे हैं, उनको उनकी औकात में रख रहे हैं। ये तमाम जो एजेंडा और प्रोपेगेंडा है, इसके ज़रिए एक जो पॉपुलर इमेजिनेशन है उसको कम से कम हिंदी हार्टलैंड, जो हिंदी पट्टी है, उसमें पूरे तरीके से कैप्चर कर लिया है भाजपा ने। क्या भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, और दूसरा ये कैंपेन जो डोनेशन का कैंपेन है, डोनेट फॉर देश, क्या इसके जरिए इस एजेंडे को वापस ला पाएगी कांग्रेस पार्टी? कितना ला पाएगी, ये देखना महत्वपूर्ण है। अभी मैं आपको कुछ आंकड़े बताती हूँ बेरोजगारी से जुड़े हुए, जिससे आपको ये अंदाज़ा ज़रूर होगा कि कितनी बड़ी समस्या है। और मैं शर्त के साथ ये कह सकती हूँ कि आपको इस बारे में कोई बहस या इस बारे में कोई चर्चा या इस बारे में कोई खबर आपको जो हमारा तथाकथित मुख्य धारा का जो मीडिया है उस पर नहीं मिलेगी। आपको देखिए पॉइंट नंबर 1 अपनी स्क्रीन पर देखिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक साल 2022-23 में अगर आप देखें तो 15 साल से ऊपर जो काम करने की लायक आबादी है उनमें किसी ना किसी तरह से रोज़गार या रोज़गार की तलाश में जो लोग लगे हुए हैं उनकी हिस्सेदारी 40% से भी कम है।
तकनीकी भाषा यानी टेक्निकली अगर इसको हम देख लें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इसको कहा जाता है कि यानी काम का जो पूरा हिस्सेदारी है वो क्या है। दुनिया भर में भारत के साथ जिन देशों की तुलना की जाती है उसके मुकाबले भारत का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत कम है। आपको टीवी पे ये तो बहस मिल जाएगी कि दुनिया में कैसे तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है भारत, और देखिए कुछ ही दिनों में चीन को पीछे छोड़ देगा, लेकिन ये आंकड़े आपको सिर्फ वायर पे ही सुनने और देखने को मिलेंगे कि पार्टिसिपेशन का रेट यानी कितने लोग उसमें जो हिस्सा ले पा रहे हैं, जो लेबर फोर्स है। आगे बढ़िए, 2022-23 का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 2016-17 के बाद सबसे कम है, यानी तब से लेकर अगर आप देखें तो अब तक सबसे कम है। और इसमें औरतों का भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सिर्फ, दुख होता है मुझे कहते हुए, 10% से भी कम 8.8% है। यानी औरतों का काम सिर्फ यही नहीं है कि आपको घर में चूल्हा चौका करें, बच्चों की परवरिश करें, उनको भी काम में हिस्सेदारी चाहिए ताकि खुद अपना पैसा कमाकर पैरों पे खड़ी हो सकें, एक सक्रिय नागरिक बन सकें, अपने दम पर सोच सकें, अपने दम पर वोट दें। और सबसे ज़्यादा राष्ट्र निर्माण में जो हिस्सेदारी है वो महिलाओं की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आंकड़ा देखिए आप। आगे बढ़ते हैं। साल 2022 में अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने एक रिपोर्ट जारी की थी। उसमें उन्होंने ये एनालाइज किया था कि काम करने लायक जो आबादी है, नहीं मैंने आपको बताया था 15 साल से ऊपर की जो आबादी है, तकरीबन 278 मिलियन यानी कि 28 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार हैं, बेरोज़गारी की ज़िंदगी जी रहे हैं। किसी ना किसी तरीके से उनको काम मिलना ज़रूरी है। भारत में 94% कामगार जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, संगठित नहीं असंगठित अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मैं जिक्र कर रही हूँ, यानी भारत का जो कुल उत्पादन है उसका 45% हिस्सा इनकी वजह से ही बनता है और इनकी औसत आमदनी 10,000 महीने से भी कम है। भारत की अर्थव्यवस्था की असली दिक्कत यानी कि पूरे केंद्र में आप देख लीजिए, हर चीज़ को एक तरफ रखिए किनारे और इसको आप एक तरफ देखिए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिन लोगों का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं उनकी आबादी यानी 94% मैंने आपको बताया कि असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं भारत के कामगार, और इनकी औसत आमदनी 10,000 रुपये से भी कम है। आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो 10,000 रुपये या उससे कम कमाते हैं? आप मुझे बताइए कि क्या गुजारा हो सकता है आज की तारीख में? क्या 10,000 रुपये में क्या आता है आजकल? 10,000 रुपये मकान का किराया देंगे, आप सब्ज़ी खरीदने जाएंगे, फल खरीदने जाएंगे, बच्चों को स्कूल भेजेंगे, आप क्या करेंगे? ऑक्सफैम की रिपोर्ट बता रही है कि भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की जो पूरी वेल्थ यानी कि पैसा है उसका 40% से ज़्यादा हिस्सा है। यानी देश की 50% आबादी के पास इंडिया की जो टोटल वेल्थ है उसका सिर्फ 3%, 50% के पास सिर्फ 3% है और यहाँ पर 1% लोगों के पास 40% है। कर लीजिए थोड़ा सा जोड़ गुणा भाग तो आपको भी करना होगा, अंदाज़ा लगाइए कि कितनी गैर बराबरी है यहाँ। नॉमिनल प्राइस पर 2022-23 की भारत की जो प्रति व्यक्ति आमदनी है तकरीबन 15,000 रुपये महीना पर झूल रही है और नॉमिनल प्राइस पर प्रति व्यक्ति आमदनी के मामले में 2023 में भारत दुनिया भर के 194 देशों के बीच 139वें पायदान पर खड़ा हुआ है। आखिरी बात, अब नरेंद्र मोदी के पिछले 5 साल के दौर में महंगाई दर 4% से ऊपर बनी हुई है और यानी कि उस बिंदु से ऊपर बनी है जहां रिजर्व बैंक इंडिया का ये मानना है कि महंगाई के मामले में खतरे की घंटी है। लगातार पिछले 5 साल में खतरे की घंटी के ऊपर मंडरा रहा है ये जो महंगाई का आंकड़ा है। तो ऐसे में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी के साथ जुड़ना पसंद करेंगे। अब यहाँ सवाल 2 पैदा हो रहे हैं। 2 सवाल ये पैदा हो रहे हैं। पहली बात तो क्या इस कैंपेन को किस तरह से चलाया जाएगा? क्या ये सही वक्त है चुनाव से पहले? क्या इसे चुनावी कैंपेन माना जाए? क्या जो चुनावी रैलियां हैं उनके साथ इसको किस तरह से मर्ज किया जाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो 2024 का चुनाव है क्या वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का चुनाव है, क्या वो या फिर इंडिया अलायंस का चुनाव है? इसमें इंडिया अलायंस को भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी इसका चेहरा बनकर आगे पेश होंगे तो इंडिया अलायंस को इसमें कैसे शामिल किया जाएगा? क्या अपने दम पर फिर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी? क्या इसको खुदकुशी माना जाए कि ये सुइसाइडल स्टेप है? उम्मीद मैं ये कर रही हूँ कि जल्द ही ऐसा कोई हमारे सामने घोषणा आएगी जिसमें ये पता चलेगा कि भारत जोड़ो यात्रा और इंडिया अलायंस को उसके साथ तारतम्य बनाकर कैसे चलेगी कांग्रेस पार्टी। अजय आशीर्वाद इसको कैसे समझते हैं कि ये इस वक्त पर इंडिया अलायंस को एक किनारे रखकर भारत जोड़ो यात्रा शुरू करना अध्याय 2 कैसा रहेगा राहुल गांधी का, ये सुन लेते हैं उनसे।
ऐसा सुनने में आ रहा है। और कांग्रेस के सूत्र भी हमें ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, राहुल गांधी फिर से भारत जोड़ो यात्रा, जो इस बार पश्चिम से पूर्व की तरफ होगा या पूर्व की से पश्चिम की जो यात्रा होगी, फिर से उसमें आएंगे। और जो भारत जोड़ो यात्रा है वही उनका चुनावी कैंपेन होगा। तो अब जब ऐसी बात हो रही है, कई दिनों से ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि पहला भारत जोड़ो यात्रा जो उत्तर से दक्षिण से उत्तर की तरफ गया था, और उसमें बहुत सारी लोगों ने, बहुत सारे ऑब्जर्वर्स ने भी यही कहा कि एक पूरा जो छोर है, एक जो पूरा जो इंडिया का जो ब्रेड्थ है वो छूट गया है। तो उसको भरपाई करने के लिए, उसको लाने के लिए फिर से भारत जोड़ो यात्रा की एक नया आगाज जो लग रहा है वो होगा। लेकिन बात अब ये आ जा रही है कि जैसे हमने जिस चुनावी रिजल्ट्स में ये देखा, जो जिस तरीके से कांग्रेस का जो हिंदी हार्टलैंड में तीनों स्टेट्स में वो हारे, और उसके बाद ये बात की जा रही थी कि कांग्रेस अब कुछ भी करे तो वो सिंगुलरली नहीं कर सकती है। सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने की उनकी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये जो इंडिया अलायंस है उनके साथ वो किस तरीके से मिलजुल कर काम करते हैं, उसी पे पूरा चुनावी नतीजा निर्भर करता है। तो अब जब बारी आ रही है, अब आप देख रहे हैं ये साल गुजरने ही वाला है, और नया साल जब आ जाएगा तो बस कुल मिला के 2-3 महीने ही बच जाते हैं जब इंडिया जो अलायंस है, जो गठबंधन है, उसमें सारी पार्टियों के साथ मिलकर कांग्रेस काम करे और किस नई अपनी रणनीति बनाए, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाए, और बीजेपी से एक कदम आगे रहने की वो कोशिश करे। तभी जाकर 2024 में उनका चांस दिख रहा है, इंडिया जो गठबंधन है। तो और भारत जोड़ो यात्रा से बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अगर राहुल गांधी अपने स्तर पर एक पॉलिटिकल कैंपेन में उतरते हैं तो बीजेपी ज्यादा से ज्यादा फिर से इस चुनावी जो बैटल है, ये जो चुनावी लड़ाई है, उसको नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी करने की कोशिश करेंगे। तो कांग्रेस को ये ध्यान में रखना होगा कि जब इंडिया गठबंधन के सामने आया था तो लगातार वो यही बात कर रहे थे कि ये जो चुनावी लड़ाई है वो राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी बनाम एक कलेक्टिव लीडरशिप है, एक कलेक्टिव इश्यूज पे वो चुनाव लड़ेंगे, जहां पे नेता कई सारे होंगे, कोई एक नेता नहीं होगा। हालांकि ये बात सही है कि कांग्रेस की लीडरशिप में ही इंडिया गठबंधन लड़ेगी, तो उनकी स्ट्रैटेजी अब क्लियर होनी चाहिए कि आने वाले दिनों में क्या होगा, और वो किस तरीके से बीजेपी के नैरेटिव से बाहर रहकर लोगों को एक नई पॉलिटिकल दिशा देने की कोशिश कर पाएगी या नहीं पाएगी। उनको कोशिश तो कर ही रही है, क्या दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। और भारत जोड़ो यात्रा से कहीं कांग्रेस एक लिहाज से जो बाकी इंडिया गठबंधन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उससे कहीं अलग होकर ना रह जाए, और ये इंडिया अलायंस बिखर के ना रह जाए। तो कहना बहुत सारे लोगों का यही है कि राहुल गांधी चाहे भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो, लेकिन उसमें इंडिया के जो गठबंधन में जो पार्टीज है उनको कॉन्फिडेंस में लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ में जॉइंट रैलीज भी करे, साथ में एक स्ट्रैटेजी भी करे, ताकि एक स्वर में इंडिया गठबंधन बोल पाए, एक एजेंडा सेट कर पाए बीजेपी के खिलाफ। और ऐसे में ये देखना जरूरी है कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या स्वरूप रहता है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो पूरा पदयात्रा नहीं होगा, बल्कि दिन में 50 से 80 किलोमीटर भी तय किया जा सकता है, और आधी बस की जर्नी होगी, आधी कार की जर्नी होगी, कुछ पदयात्रा भी होगा। लेकिन ये मास कॉन्टैक्ट जो आउटरीच है, जो मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है, इससे फायदा तो मिलेगा, लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी के तहत ही होनी चाहिए। और कांग्रेस और ये जो फोकस्ड अप्रोच से अगर ये चुनाव को लड़े तो ये 2-3 महीने में उनके सामने कई सारे चैलेंजेस आते हैं। बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या ये टाइमिंग ठीक रहेगा। ये उस समय में हो रहा है जहां पर चुनावी गतिविधियां बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएंगी। बीजेपी आगे रहकर राम जन्मभूमि, अपने बजट और कई सारे पॉलिसीज अनाउंस करेगी, और उस समय क्या मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम राहुल गांधी का ठीक रहेगा, या फिर एक तरीके से उनको भी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में आना पड़ेगा। आपको याद दिला दूं कि जब भारत जोड़ो यात्रा पहला हुआ था तो लगातार कांग्रेस के नेता ये बोल रहे थे कि ये इलेक्टोरल रैली नहीं है, ये चुनावी रैली नहीं है, बल्कि ये भारत को
एक नए दिशा में भारत के लोगों को एक नया वो याद दिलाने के लिए किया जा रहा है कि असली आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, एक मल्टीकल्चरल और इस तरीके के जहां नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान टाइप के स्लोगन्स आए थे उसके बाद। लेकिन उसके बाद इंडिया गठबंधन बना, उसके बाद कई सारे और पार्टी शामिल हुए और एक जॉइंट एजेंडा में काम करने लग गए। अब ये चीज हमने देख लिया है कि जहां कांग्रेस और बीजेपी का आमने सामने मुकाबला है तो वहां पे कांग्रेस कमजोर पड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस अगर फिर से एक तरीके से सिंगुलरली इसको भारत जोड़ो यात्रा को आगे लेकर अपना एक बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहती है तो उनको फिर से नुकसान हो सकता है। बल्कि कांग्रेस के लिए अभी ये समय है कि वो सारी पार्टीज को साथ में लेकर एक फोकस्ड एजेंडा सेट करे कि वो किन मूल इश्यूज पर चुनाव लड़ रहे हैं, किन इश्यूज पे बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं। और उनके सामने ये चैलेंज था और अभी भी है। भारत जोड़ो यात्रा आने वाले दिनों में अगर होता है, फिर से राहुल गांधी इसमें उतरते हैं, तो देखने लायक होगा कि इसका एक्चुअली इलेक्टोरल जो बेनिफिट्स है क्या हो रहा है। क्योंकि इस बार कांग्रेस ये नहीं कह सकती कि ये इलेक्टोरल रैली नहीं है और ये मास आउटरीच का प्रोग्राम है। इस बार जो भी होगा इलेक्शन को ध्यान में रखकर ही कांग्रेस को करना होगा, क्योंकि बीजेपी भी वही कर रही होगी। और इस समय एकदम कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का टाइम होगा, इस समय कैंडिडेट्स तय करने का टाइम होगा, इस समय अपने सारे फोकस्ड अप्रोच में स्टेट लेवल पे कैसे कैंपेन चलाया जाए उसका टाइम होगा। तो ये सारी चीजें देखने लायक होंगी। धन्यवाद। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने डोनेट फॉर देश लॉन्च कर दिया है और कहना ये कि 138 साल हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व के, इसलिए आप इस तरह से डोनेट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा तो जाहिर कर ही सकते हैं कि 138 रुपये दीजिए, 1380 रुपये दीजिए, 13,800 रुपये दीजिए, और उससे ज़्यादा तो आप कर ही सकते हैं। उम्मीद ये कर रही है कांग्रेस पार्टी, मेरा आंकलन ये है कि पैसा तो जो आएगा वो तो आएगा ही, जाहिर है चुनावी कैंपेन में उनको मदद होगी, लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा टारगेट है वो ये है कि लोगों को हिस्सेदार बनाना इस चुनावी कैंपेन में। अंग्रेज़ी में इसे स्टेक होल्डर्स कहते हैं, क्योंकि अगर आपने 138 रुपये दिए तो पहली बात तो आपको ख़ास एक कांग्रेस पार्टी को पसंद करना ज़रूरी है। दूसरे, अगर आप पसंद करते हैं तो आप देखना चाहेंगे कि आपके 138 या आपके 1380 या 13,800 ये जो रुपए हैं ये कहाँ खर्च हो रहे हैं। तो एक तरह से आपकी दिलचस्पी पार्टी के कैंपेन, पार्टी का जो भविष्य है उसमें एक तरह से लग जाता है। इसको एक स्मार्ट एक तरह से मार्केटिंग टैक्टिक्स कहा जाता है। और बीजेपी से बेहतर कौन जानता है कि आखिर अच्छी मार्केटिंग होती क्या है, पैकेजिंग क्या होती है। और इसीलिए आप ये देखिए कि आप देख रहे हैं कि बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर ये 1984 की फिल्म है इनकलाब, जिसमें चुनाव के बारे में अमिताभ बच्चन और कादर खान अमिताभ बच्चन के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो बीजेपी ये कह रही है कि देखिए ये कोई एक तरह से इमेजिनरी नहीं है, ये चरित्र जो हैं ये पूरे तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। और कांग्रेस पार्टी के धीरज साहू की तरफ इनका इशारा है कि क्राउड फंडिंग जो हो रही है, जो पैसा इकट्ठा करना जा रहे हैं वो किस तरफ कर रहे हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि क्राउड फंडिंग का जो ब्लैक मनी है वो आएगी। लेकिन ये अलग बात है कि जो बीजेपी को जो ब्लैक मनी या जो वाइट मनी या किसी भी रंग की जो मनी आती है, जो पैसा आता है, उसका हिसाब कभी बीजेपी नहीं देती। चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जिक्र हो, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि क्या क्राउड फंडिंग सिर्फ अकेली पार्टी कांग्रेस पार्टी है जो उसको आता है। किसी भी तरीके से आप ये देखिए, पीएम केयर से लेकर और इलेक्टोरल बॉन्ड्स तक जो तमाम तरह की पारदर्शिता के जो नियम हैं उनकी धज्जियां उड़ाती है हमेशा भाजपा। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को टारगेट करने से बाज नहीं आ रही है। अगले कुछ महीने बहुत अहम होंगे, एक एक कदम फूंक कर विपक्ष को रखना होगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो कोalition में गठबंधन की जो राजनीति है, जिस गठबंधन में भाजपा के साथ मीडिया और तमाम तरह की जांच एजेंसियां और हर तरह की जो सरकारी मशीनरी है वो लगी हुई है, एक तरफ वो है और एक तरफ विपक्ष है जो हर तरह से इस गठबंधन के खिलाफ लड़ रहा है। तो आने वाले कुछ हफ्ते और महीने बहुत अहम होने जा रहे हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।